हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के जो पहला चैप्टर था उसके बारे में हमने बात की थी। आप लोगों को वो चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि जो चैप्टर का नाम था भोजन, यह कहां से आता है, और उसका आंसर भी आप लोगों को मिल गया होगा। भोजन के बारे में अगर थोड़ी सी मैं बात करूं तो भोजन की परिभाषा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे। तो भोजन की परिभाषा का आंसर आप लोगों का होना चाहिए कि प्रत्येक वह खाद्य पदार्थ जो खाया जाए या प्रत्येक वह पदार्थ जो खाया जाए या खाने योग्य होता है भोजन के अंतर्गत आता है। अब भोजन को ग्रहण करने की जो प्रोसेसिंग है वो उस चैप्टर में हमने पढ़ ली थी। अब उससे आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आप लोग देख रहे होंगे कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं। ये दूसरा चैप्टर है आप लोगों के एनसीईआरटी साइंस 6 का। तो भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, तो भोजन के बारे में हमने जान लिया। अब जानेंगे घटक क्या होते हैं। घटक का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ किन किन पदार्थों से, छोटे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, वो सब क्या कहलाते हैं, उसके घटक कहलाते हैं। जैसे हम घर पर कोई भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जैसे मान लो आप लोग रोटी बनाते हो तो रोटी के लिए हमें आटा चाहिए, नमक चाहिए, उसे पकाने के लिए गैस चाहिए। तो इस प्रकार भोजन का घटक कौन कौन से हैं, भोजन के घटक कौन कौन से हैं, भोजन के अवयव कौन कौन से हैं, उनके बारे में विस्तार से इस चैप्टर के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। स्टूडेंट्स, हम भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता, भिंडी, सांभर, चावल, मछलियां आदि अनेक व्यंजनों को ग्रहण करते हैं। सामान्यतः आहार में अगर हम बात करें तो कम से कम एक व्यंजन जो होता है वो हम अन्न से बना हुआ ग्रहण करते हैं, और कभी कभी हम भोजन में सभी व्यंजन नहीं ले पाते हैं। जैसे एक तो हम घर पर रहकर भोजन ग्रहण कर रहे हों तो अधिकतर व्यंजनों को हम अपने भोजन का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आप लोग यात्रा पर हो तो यात्रा पर जो हमें मिलता है हम उसे ही ग्रहण कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो पोषक हमें घर पर मिल रहे हों वो यात्रा में मिले, और जो यात्रा में मिल रहे हैं वो घर पर मिले। तो विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम ग्रहण करते हैं उनमें ऐसा क्या होता है, क्या है ऐसा, तो आप लोग इसको प्रश्न के रूप में लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। ये खाद्य पदार्थ जो हैं अलग अलग हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्यों इनका स्वाद हमें अलग लगता है। तो प्रत्येक व्यंजन जो होता है एक या अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना हुआ होता है। यानी व्यंजन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कच्ची सामग्री चाहिए। भोजन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कच्ची सामग्री चाहिए। तो प्रत्येक व्यंजन जो होगा एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से बनता है। यानी खाद्य पदार्थ जो होते हैं एक या अनेक कच्ची सामग्री से बनाए जाते हैं। अब बात करिए कि ये कच्ची सामग्री जो है ये हमें प्राप्त कहाँ से होती है, तो ये कच्ची सामग्री हमें पादपों से और
जंतुओं से प्राप्त होती है। ये कच्ची सामग्री जो है हमें पादपों से भी प्राप्त होती है और जंतुओं से भी प्राप्त होती है। अब बात आती है कि इस कच्ची सामग्री जो है इसका संघटक क्या है, किस किस से ये मिलकर बनी होती है, इसका संगठन क्या है। तो संघटक इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कच्ची सामग्री जो है इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो घटक होते हैं वो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। यानी इस कच्ची सामग्री में शरीर के लिए आवश्यक घटक उपस्थित होते हैं। इस कच्ची सामग्री में शरीर के लिए आवश्यक घटक उपस्थित होते हैं और इन आवश्यक घटकों को ही हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ये घटक क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। अब बात करेंगे आगे पोषक क्या है, कैसे पोषक होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। उससे पहले इसको एक बार और समझिए कि खाद्य पदार्थ हम जो ग्रहण करते हैं उनमें क्या होता है। तो प्रत्येक खाद्य पदार्थ या व्यंजन जो होता है एक या अधिक कच्ची सामग्री से बनता है और कच्ची सामग्री जो है हमें पादपों से और जंतुओं से प्राप्त होती है। और इस कच्ची सामग्री का संघटक क्या है, तो इसका आंसर है कि इस कच्ची सामग्री में शरीर के लिए अनेक आवश्यक घटक उपस्थित होते हैं और इन आवश्यक घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। अब बात करेंगे इन पोषकों के बारे में कि पोषक क्या है, पोषक कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार हमारे शरीर में ये अपना लाभदायक प्रभाव दिखाते हैं। बात करते हैं इन पोषकों के बारे में कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक पोषक हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनकी बात करें हम तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रुक्षांश जिसको हम खाद्य रेशे भी कहते हैं, ये हमारे शरीर के मुख्य पोषक हैं। यानी कच्ची सामग्री जो हमें प्राप्त हुई है वो शरीर के लिए उसमें क्या होते हैं, आवश्यक घटक उपस्थित होते हैं और इन घटकों को हम कहते हैं पोषक। और पोषक पदार्थ जो होते हैं कच्ची सामग्री में या भोजन में कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रुक्षांश या खाद्य रेशे, रुक्षांश या खाद्य रेशे। इस प्रकार हमारे शरीर में जो पोषक हैं ये पोषक पदार्थ हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, भोज्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। अब इनके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, रुक्षांश, इन सब के बारे में एक एक के बारे में हम बात करेंगे। ये जो पोषक हैं, सारे जो पोषक हैं ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगर ये पोषक हमें नहीं मिले, इनमें से कोई भी पोषक अगर हमारे शरीर में नहीं पहुंचता है तो उस पोषक की कमी से होने वाला रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाता है और हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए ये जो पोषक हैं सारे हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी खाद्य पदार्थों में या क्या सभी भोज्य पदार्थों में ये पोषक उपस्थित होते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सभी खाद्य पदार्थ जो हैं, सभी खाद्य पदार्थों में ये पोषक उपस्थित होते हैं क्या? नहीं, ये सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक पदार्थ उपस्थित नहीं होते हैं। किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है
तो किसी में वसा की होगी, किसी में प्रोटीन की, किसी में विटामिन की, खनिज लवण की, और जल हम अलग से लेते ही हैं, और रुक्षांश। इन सब के बारे में अगर हम बात करें और सोचें कि मैं एक खाद्य पदार्थ खा लूं और उसमें ये सारे पोषक तत्व आ जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन खाद्य पोषकों के लिए भी अलग अलग जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें इनको अलग अलग पोषकों को वितरित किया गया है। यानी जैसे मान लीजिए हम चना, सोयाबीन वगैरह खाएंगे तो इनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तेलीय पदार्थ अगर हम ग्रहण करेंगे, वसीय पदार्थ अगर हम ग्रहण करेंगे तो उसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन अगर हम ग्रहण करेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होगी। जैसे आलू की बात करें तो आलू में भी कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च रूप होता है, मंड रूप में कार्बोहाइड्रेट आलू में होता है, तो वो हम ग्रहण करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो पोषक हैं सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित नहीं होते हैं और अलग अलग खाद्य पदार्थों से हमें अलग अलग पोषक प्राप्त होते हैं, तो हमें पता कैसे चले कि किस खाद्य पदार्थ में इनमें से कौन सा पोषक उपस्थित है। तो इनकी जांच के लिए, तो इनका पता लगाने के लिए भोजन में उपस्थित पोषकों का परीक्षण किया जाता है और उस परीक्षण के लिए अलग अलग हमें रासायनिक पदार्थ भी उपयोगी होते हैं, काम में लेने होते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक उपस्थित है, उसकी जांच हम कैसे करें, उसका परीक्षण हम कैसे करें, और इस परीक्षण के लिए हमें क्या क्या सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, किस किस सामग्री की हमें आवश्यकता होगी। तो हेडिंग डालिए, भोजन में उपस्थित पोषकों का परीक्षण। भोजन में उपस्थित पोषकों का परीक्षण। कैसे हम परीक्षण करेंगे, किस पोषक के लिए, किस पोषक की उपस्थिति को जांचने के लिए कैसा परीक्षण हम करेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि परीक्षण के लिए आवश्यक विलयन या रसायन हमें कौन कौन से चाहिए। तो परीक्षण के लिए आवश्यक सामग्री हम लिख सकते हैं कि हमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी जिससे हम भोजन के पोषकों का भोजन में परीक्षण कर सके। तो हम बात करते हैं परीक्षण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी जरूरी है। तो हम सबसे पहले आयोडीन की बात करते हैं। तो आयोडीन का हमें चाहिए तनु विलयन, और इस तनु विलयन को बनाने के लिए हमें परखनली में, परखनली को आधी भरकर, उस परखनली को आधी भरकर उस परखनली में क्या करते हैं, 2-4 बूंद टिंचर आयोडीन की डालते हैं। परखनली को आधी भरकर जल से, आधी जल से भरकर, परखनली को हम आधी जल से भरते हैं और जल से भर के उसमें 2-4 बूंद टिंचर आयोडीन की जब हम डालते हैं उसमें मिलाते हैं और अच्छी तरह हिला लेते हैं, तो आयोडीन का तनु विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। आयोडीन के साथ हमें क्या चाहिए, और एक परखनली चाहिए। ड्रॉपर चाहिए। अब परखनली ड्रॉपर क्या होता है, परखनली जैसे ये मार्कर है, परखनली भी सेम ऐसी होती है, उसका एक सिरा बंद होता है, एक सिरा खुला होता है,
वो गिलास के जैसी हो जाती है, तो वो तो होती है परख नली। ड्रॉपर आप लोग जानते होंगे, जो छोटे बच्चों को दवाई देने का होता है, दबाते हैं, उसमें दवाई भर लेते हैं, फिर बच्चों के मुंह में ले जाके उसको वापस दबा देते हैं तो दवाई अंदर चली जाती है। तो वैसे ही ड्रॉपर भी यहाँ पे काम करता है कि जैसे हम परख नली को आधी जल से भरेंगे और 2-4 बूंद टिंचर आयोडीन की उसमें मिलाएंगे, तो परख नली में जो पानी उसमें बूंद कैसे डालेंगे, ड्रॉपर की सहायता से ही तो डालेंगे। तो इस काम के लिए ड्रॉपर चाहिए। इसके बाद में आता है कॉपर सल्फेट विलयन। कॉपर सल्फेट के अगर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट विलयन या कॉपर सल्फेट जो है उसका फॉर्मूला होता है CuSO4। अब कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, वह विलयन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला लेते हैं। 100 मिलीलीटर जल लेकर, वही परख नली में 100 मिलीलीटर जल लेंगे और इसमें मात्र 2 ग्राम CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट मिला लेंगे, तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो तनु विलयन हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ एक और सामग्री है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा विलयन के रूप में अगर हम इसे प्राप्त करना चाहें तो 100 मिलीलीटर जल में 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा हम मिला लेंगे। यानी 100 मिलीलीटर जल परख नली में लेंगे और उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला देंगे, तो हमें कास्टिक सोडे का विलयन प्राप्त हो जाएगा। यानी कास्टिक सोडा का हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विलयन प्राप्त हो जाएगा। और परीक्षण में हमेशा ध्यान रखिए विलयन ही काम में लिए जाते हैं। तो अगर कोई पदार्थ इनमें से ठोस रूप में हमें मिलता है तो उसको हम विलयन के रूप में परिवर्तित करके ही इन पोषकों का परीक्षण कर सकेंगे। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है NaOH होता है। ये उच्च कोटि का क्षार होता है। यानी कास्टिक सोडा की अगर हम प्रकृति की बात करें कि वह अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, तो कास्टिक सोडा होता है क्षारीय। कास्टिक सोडा की फॉर्मूला की बात करें तो NaOH होता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा अगर हम मिला देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कास्टिक सोडा का विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब परीक्षण किस पर हम कर सकते हैं, तो पके हुए भोजन पर भी हम ये परीक्षण कर सकते हैं और कच्ची सामग्री पर भी हम परीक्षण कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना हो तो खाद्य पदार्थ या व्यंजन को लेकर भी हम परीक्षण कर सकते हैं और उसकी जो कच्ची सामग्री है उस पर भी हम परीक्षण कर सकते हैं। अब परीक्षण करते समय हमें एक सावधानी रखनी है, उसको आप नोट करेंगे कि रसायन को चखने या खाने का प्रयास नहीं करें। इनमें से जो भी रासायनिक पदार्थ हमें प्रदान किए गए हैं, क्या सावधानी रखनी है, रसायनों को खाने या चखने की कोशिश ना करें। यह हमें ध्यान रखना है। कोई भी रासायनिक पदार्थ जो हमें दिए हुए हैं, इनमें से इनको खाने की या चखने की कोशिश नहीं करें। इस प्रकार आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पोषक तत्व थे, पोषक पदार्थ थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका जो परीक्षण है वो हम कैसे करेंगे। सामग्री के बारे में तो हमें पता चल गया कि देखो परीक्षण के लिए आवश्यक सामग्री आयोडीन, परख नली, ड्रॉपर, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न कॉपर सल्फेट का सूत्र और कास्टिक सोडा का सूत्र आप लोगों से पूछा जा सकता है।
तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है कि कॉपर सल्फेट का तो होता है CuSO4 और कास्टिक सोडा का होता है NaOH। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये अध्ययन सामग्री समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे पोषक तत्वों के भोजन में उपस्थिति के परीक्षण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।